एक आदमी एक वोट की बुनियाद पर पहले आम इंतखाबात 5वीं कौमी असम्बली की 313 नशिस्तों के लिए 7 दिसंबर 1970 को हुए। 1973 के दस्तूर के मुताबिक छठी कौमी असम्बली के इंतखाबात 7 जनवरी 1977 को हुए, मगर ऑपोजिशन के एहतजाज की वजह से 5 जुलाई 1977 को जनरल ज़ियाउल हक ने मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज करके असम्बली को तहलील कर दिया। 25 फरवरी 1985 को गैर जमाती बुनियादों पर 7वीं कौमी असम्बली के लिए 237 नशिस्तों पर इंतखाबात हुए। 16 नवंबर 1988 को 8वीं कौमी असम्बली के इंतखाबात 237 नशिस्तों के लिए हुए। 24 अक्टूबर 1990 को 9वीं कौमी असम्बली के इंतखाबात 217 नशिस्तों के लिए हुए। 6 अक्टूबर 1993 को 10वीं कौमी असम्बली के इंतखाबात 217 नशिस्तों के लिए मुनक्किद हुए। 3 फरवरी 1997 को 11वीं कौमी असम्बली के इंतखाबात 217 नशिस्तों के लिए हुए, मगर 12 अक्टूबर 1999 को जनरल मुशर्रफ की तरफ से नाफिज किए गए मार्शल लॉ की बदौलत ये असम्बली भी अपनी मुद्दत पूरी ना कर सकी। 10 अक्टूबर 2002 को 12वीं कौमी असम्बली के लिए 342 नशिस्तों पर मुश्तमिल ऐवान के लिए इंतखाबात हुए। इस असम्बली ने 15 नवंबर 2007 को अपनी मुद्दत मुकम्मल की। 18 फरवरी 2008 को 13वीं कौमी असम्बली की 342 नशिस्तों के लिए इंतखाबात हुए। इस असम्बली ने भी 16 मार्च 2013 को अपनी मुद्दत मुकम्मल की। 11 मई 2013 को 14वीं कौमी असम्बली के लिए 342 नशिस्तों पर इंतखाबात हुए। इस असम्बली का पहला इजलास 1 जून 2013 को हुआ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं तलाश नीक नाजी के साथ। आज जाहिर है कि नई असम्बली ने हल्फ उठाया, हर जगह ज़ेर बहस मामला यही रहा। सारा दिन हमने मनाजिर भी देखे और चूँकि हमारी कौमी तारीख़ में इस तरह का दिन जो है वो चूँकि हमें देखने को मिले नहीं, तो एक सेलिब्रेशन है, एक अच्छा एनवायरनमेंट है। जहाँ मनाजिर हमने देखे उनमें एक जो मंजर मैंने एक सूबाई रुकने असम्बली का जो देखा, असम्बली आने का, उनको मैं ख़ास तौर पे उनका जिक्र करना चाहूँगा। बाकी तो जाहिर है कि सारे अरकान असम्बली आए, आपने उनके लिबास पे, उनकी गाड़ियों पे, उनकी तैयारियों पे मुख्तलिफ यूँ कहना चाहिए ऐसे पैकेजेस चले जिनको देखकर मुस्कुराया जा सकता है, लेकिन याद रखना चाहिए कि ये बात जो मजाक में आ जाए ये आगे जाके बढ़ भी सकती है। और ये कि अब शायद ये वो मुल्क, हमारा माशरा वो नहीं रहा जहाँ पे दौलत या ताकत या बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों से लोग अब मरूब हो जाएं। अब ये रिएक्शन इसका एक होता है। बहरहाल जिनका जिक्र मैं करना चाहूँगा ये हैं गयासुद्दीन साहब, PP 133 से ये PMLN के MP हैं। ये पंजाब असम्बली में आज एक मोटरसाइकिल पर बैठ के आए, जो कि ऐसा लगा कि ये एक जो हमारी मौशी हालत आवाम की है उसका नुमाइंदा अगर मोटरसाइकिल पे आए तो मेरा ख्याल है ये इसकी तारीफ़ करनी चाहिए, इसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। गुफ्तगू ज़ाहिर है हम आज करेंगे। नई हुकूमत ने अभी ऑफिशियली आके पावर अज्यूम नहीं की, लेकिन ड्रोन अटैक हुआ। अब क्या स्ट्रेटजी होगी, हमें ये अखबारों में पढ़ने को मिला, जो कहा गया कि ड्रोन अटैक्स को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। PMLN की लीडरशिप ने ये कहा है। हम कोशिश करेंगे कि उनके किसी रहनुमा से हम बात करें और पूछें कि अगर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तो फिर क्या किया जाएगा। इमरान खान ने जो कहा है कि जैसा कि नवाज शरीफ ने प्रॉमिस किया था कि मार गिराए जाएं ड्रोन अटैक के ज़रिए, क्या ये पॉसिबल होगा? अच्छा, एक और बात, ये पॉलिटिकल लग्जरी जो खुद मियां नवाज शरीफ के पास थी कि पंजाब में हुकूमत और इस्लामाबाद में नहीं है, वो पॉलिटिकल लग्जरी अब इमरान खान के पास है। जाहिर है वो उसका फ़ायदा उठाएंगे। इसके साथ साथ जो हमने देखा वो ये देखा कि भारत के साथ, यानी अभी मियां साहब पावर में आई नहीं है, लेकिन जो भारत के साथ ताल्लुकात की नौयत है उस पर बड़ी गर्मा गर्म बातें हुई। भारत की तरफ से भी जाहिर है कि एक बड़ा अच्छा मूड हमें देखने को मिला। इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे स्टूडियो में मौजूद हैं, मैं तारुफ आपसे करवाता हूँ, हमारे मेहमान दिल्ली से तशरीफ़ लाए हैं, भारतीय सहाफ़ी हैं, दानिश्वर हैं, नहायत मुतहर्रिक और बेदार ज़हन रखते हैं, याददाश्त भी इनकी कमाल की है। आपसे तारुफ करवाते हैं डॉक्टर वैद प्रताप वैदिक साहब, दिल्ली से तशरीफ़ लाए हैं और इनकी मुलाकातें यहाँ पे पॉलिटिकल हमारी जो लीडरशिप है उनमें से बहुत से लोगों से इनकी मुलाकातें हुई हैं। कल भी ये इनकी मुलाकात मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से हुई, उससे पहले ये प्रेसिडेंट से मिल चुके हैं, चौधरी शुजात से मिल चुके हैं। तो इनसे पूछते हैं कि एक तो दिल्ली में, पाकिस्तान में ये जो जमहूरियत के 5 साल मुकम्मल हुए, इसको किस तरह से देखा जा रहा है, नई हुकूमत से क्या तवक्कुआत वाबस्ता हैं दिल्ली में। और इनके साथ तशरीफ़ फरमाए जनाब चौधरी एतजाज़ एहसन साहब, सेनेटर पीपल्स पार्टी के हैं। इनके बारे में अब ये कहना भी अजीब सी बात लगती है कि ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मतलब ये भी बड़ी फजूल सी बात है, नाम ही काफ़ी है चौधरी एतजाज़ एहसन का। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहब हमारे मेहमान हैं जी, तो गुफ्तगू का आगाज़ इनसे करते हैं। डॉक्टर साहब फरमाइएगा कि दिल्ली में क्या मूड है, किस तरह से देखा जा रहा है, क्योंकि जो हम इंडियन चैनल्स यहाँ देखते हैं, न्यूज़ चैनल्स, वहाँ पे तो अभी भी अच्छी तवक्कुआत या उम्मीदें अपनी जगह, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि नवाज शरीफ जो कह रहे हैं ये एक बात है, उनकी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन क्या वो इस पर अमल कर पाएंगे?
वहाँ पे ये सवाल मीडिया में उठ रहा है, तो दिल्ली में किस तरह से देखा जा रहा है? सबसे पहली बात तो ये है कि पूरे हिंदुस्तान के आवाम और हमारे लीडरान सब इस बात से बड़े खुश हैं कि 5 साल एक लोकतांत्रिक हुकूमत, जमहूरियत वाली हुकूमत आपके यहाँ चलती रही। दूसरी बात, मियाँ नवाज शरीफ के जीतने से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की अब तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर के जीतने से जितनी खुशी हुई है उससे ज़्यादा खुशी इस बार नवाज शरीफ साहब के जीतने से हुई है। लगभग सभी दलों ने, सभी पार्टियों के नेताओं ने उनका इस्तकबाल किया है। मैं कई नेताओं से मिल के आया, कई पार्टियों के चीफ से मिल के आया, सब ने मुझसे कहा कि उनको हमारी शुभकामना दीजिए, बधाई दीजिए, और बल्कि वो मुझसे कहते थे कि फ़ोन पे हमारी बात कराइए। और कुछ नेताओं ने तो मुझे कहा कि मियाँ नवाज शरीफ अगर हमको बुलाएंगे तो कोई जाए या ना जाए हम ज़रूर जाएंगे। अब रिश्ते अच्छे होने का पूरा माहौल तैयार हो गया है। अच्छा, ये बताइए कि जो आपकी मुलाकातें यहाँ पे हुई हैं, तो यहाँ की आपने जो ये पॉलिटिकल लीडरशिप है, आपकी क्या यानी हाईलाइट्स क्या हैं मुलाकातों की, आपने क्या माइंड रीड किया है? एक बड़ी कमाल की बात मुझे पाकिस्तान के सारे नेताओं से बात करने से समझ में आई, जो कि इंडिया से भी ज़्यादा एक तरह की सियासी मैच्योरिटी में देख रहा हूँ कि जो लोग चुनाव को रिगिंग कह रहे हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब का, मियाँ साहब की खूब निंदा कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, नुक्ताचीनी कर रहे हैं, उनसे भी जब मैंने पूछा कि मियाँ साहब अगर इंडिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं तो आपका रवैया क्या रहेगा, आप क्या उनकी मुखालफत करेंगे? तो उनका नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। फॉरेन पॉलिसी के मामले में हम मियाँ का साथ देंगे, मियाँ करे तो सही कोई काम। चॉइस साहब, आप बताइए, यानी ये सारी बातें जो खूबसूरत हैं, होती हुई आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, अमल होगा? देखिए, एक मौका तो है और नवाज शरीफ के पास ये एक अपॉर्चुनिटी है, और उनका मिजाज भी इस मामले के लिए मौजू है। दिल्ली की जानिब दोस्ती का सफ़र करने के लिए उन्होंने पहले अटल बिहारी वाजपेयी साहब को, जो कि एक बड़े बुनियाद परस्त पार्टी से ताल्लुक़ और किसी कदर निस्बतन बुनियाद परस्त थे, भारत की एक ब्रॉड और वसीतर सियासत में भी, तो उनके साथ जिस तरह उन्होंने दोस्ती का हाथ में बढ़ाया और उनको माइल किया कि वो चल के ज़मीनी सफ़र के इख्तियार करके वागे से क्रॉस करके लाहौर आए, तो नवाज शरीफ का जो माजी है वो भी ये हमें उम्मीद दिलाता है कि वो भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। दूसरी बात यह है कि उनका हमें एक ज़रा इस मामले में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मैं बात करता हूँ, अपोजिशन में जब हम हैं, पर हम हुकूमत में हो तो हमें एक शक की निगाह से देखा जाता है। एकदम इल्ज़ाम लग जाता है कि ये भारत नवाज हैं, अमेरिका परस्त हैं। टाइम है ब्रेक का, ब्रेक के बाद यहीं से आपकी जो गुफ्तगू है यहीं से हम बात शुरू करेंगे। वक्त हुआ जी ब्रेक का, देखते रहिए दुनिया न्यूज़। जी वेलकम बैक। चॉइस साहब, आपसे गुफ्तगू हो रही थी, वहीं से बात का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं कि ख्वाहिशात का आप फरमा रहे थे कि आपके बारे में ये तस्वुर पार्टी के बारे में था कि मियाँ नवाज शरीफ एक मौजूद शख्सियत है, इसके लिए ज़्यादा मौजूद है हिंदुस्तान से ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए के हवाले से, और फ़ौज को भी वो इस सफ़र में साथ माइल कर सकते हैं ले जाने की, क्योंकि उनकी हमारे पे तो मैं अर्ज़ कर रहा था इल्ज़ाम एकदम लग जाता है, सिक्योरिटी रिस्क। शहीद बेनज़ीर भुट्टो को वज़ीर आज़म थी तो कहा जा रहा था कि सिक्योरिटी रिस्क है। पॉपुलर लीडर थी और बड़ी ज़ीरक, बड़ी बहादुर, बड़ी पेट्रियाटिक ख़ातून थी, पर हमें कहता है जी फ़लाँ की फ़हरिस्तें दे दी उधर, और आप ही के बारे में इल्ज़ाम था कि आप बतौर वज़ीर दाखिला। अच्छा चॉइस साहब, इस पर हमारे साथ इस वक्त मुनव्वर हसन साहब टेलीफोन लाइन मौजूद है जमात इस्लामी के, उनसे सवाल करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम मुनव्वर हसन साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। पहले तो सवाल ये कि आपका जो इस्तीफे का मामला है, ये सियासी फैसला है, अखलाकी फैसला है? हर दायरे के अंदर पाकिस्तानी फैसला है। अच्छा,
अब आपका इस वक्त यानी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ पोजीशन के, आपका इस्तीफा नामंजूर हो चुका है, अब आप जिम्मेदारियां अंजाम देते रहेंगे या आपका फैसला अटल है इस्तीफे का? नहीं, जाहिर है कि जब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल किसी मौक़िफ़ को अपना लेती तो उसकी तो पाबंदी करनी होती है इधर साइड। अच्छा, हमारे साथ यहाँ तशरीफ फरमा है डॉक्टर वैदिक और चौधरी एतजाज़ अहसन साहब। बात हो रही है पाक भारत ताल्लुकात पे। जो ख्वाहिशात आप सुन रहे हैं नवाज शरीफ साहब की कि भारत से ताल्लुकात की नौयत में शायद कोई बड़ी तब्दीली आ जाए, तो इस सूरत में जमात इस्लामी का मौक़िफ़ क्या होगा? नहीं, मतलब है कि किसी बड़ी तब्दीली को भी डिफाइन करना पड़ेगा। दुरुस्त है। मतलब इसका क्या है कि आखिर कश्मीर का इशू जो है वो आज अचानक तो नमूदार नहीं हुआ है। अगर उसकी पूरी तारीख है तो तारीख में जितने अप्स एंड डाउन आए हैं और भारत ने अगर मुसलसल मैं न मानूं की रट लगा रखी है, इससे मुख्तलिफ भी राय किसी की हो सकती है, तो उसका भी स्ट्रॉन्ग टेकिंग करनी चाहिए, अहाता करना चाहिए। इशू के ऊपर महज बयानात से तो इशू को रिजॉल्व नहीं किया जा सकता, बल्कि डिफ्यूज भी नहीं किया जा सकता, मामला मजीद खराब होते हैं। तो इसलिए उजलत में भारतीय सहाफ़ियों को इंटरव्यूज देने के नतीजे में अगर कोई एक इमेज अपना उन्होंने बनाया है तो वो तो बहुत पॉजिटिव नहीं है। लेकिन मैं फिर भी ये समझता हूँ कि इतने भारी मैंडेट के साथ जो नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाए हैं और अपने तजुर्बों से भी उन्होंने कुछ सीखा है, ये महसूस होता है, क्योंकि 14 साल बाद आज वो असेंबली में पहुंचे हैं। तो सेंस प्रिवेल करनी चाहिए कि बेटर सेंस है और उसके नतीजे में उन्हें लोगों से ताउन लेना भी चाहिए और कंसेंसस को डेवलप करके। ये बात आपकी दुरुस्त है, कंसेंसस डेवलप होना चाहिए, ताउन होना चाहिए। ये डॉक्टर वैदिक आप सुन रहे हैं, आवाज़ सुन रहे हैं मुनव्वर हसन साहब की? मुनव्वर जी को मैं अपना सलाम कहता हूँ, पुरानी जान पहचान इनसे निकली है। और काजी हुसैन अहमद साहब मेरे बड़े मेहरबान थे, उनके जाने का मुझे दुख भी बहुत है। और उन्होंने जो बात कही है मैं उससे सहमत हूँ, इत्तेफाक करता हूँ कि सर्वसम्मति बनाना चाहिए। हम सब लोग मिलके कंसेंसस बनाएं। भारत, पाकिस्तान, आपके कश्मीर के रहनुमा, हमारे कश्मीर के रहनुमा, ऐसी ये 4 पार्टियाँ हैं और उनके अंदर भी जो पार्टियाँ हैं, पार्टी के अंदर पार्टियाँ हैं, वो सब मिलके एक साथ बैठें और हम लोग तय करें कि क्या करना है। पाकिस्तान अगर चाहता है कि वो सब पाकिस्तान के साथ मिल जाए, कश्मीर हमारा कश्मीर भी, आपका कश्मीर भी, और सब लोग मिलके फैसला करें तो ठीक है, मिल जाए। और अगर सब लोग ये चाहते हों कि कश्मीर अलग हो जाए और अलग दोनों कश्मीर आपस में मिल जाएं और फिर भारत और पाकिस्तान मिलके उनके साथ ताउन करें और वो अभी तोड़ का साधन बने हुए फिर जोड़ का साधन बन जाए कश्मीर की वजह से दोनों मुल्क इंडिया और पाकिस्तान साथ साथ आ जाएं। कई सूरतें हैं जो बन सकती हैं। मुनव्वर हसन साहब, आप इत्तेफाक करते हैं डॉक्टर वैदिक से? नहीं, मसला इख्तिलाफ का नहीं है। मसला ये है कि जो एवेन्यूज ओपन हो सकते हैं उनको ओपन करना चाहिए और पेन टेकिंग अगर ये जॉब है तो उसको फिलहाल उन पेन्स को बर्दाश्त करना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर भी कंसेंसस डेवलप होना चाहिए कश्मीरियों के हवाले से भी और नॉन कश्मीरियों या पाकिस्तानियों के हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि उसके नतीजे में स्टेप फॉरवर्ड जरूर होगा। कितना होगा कितना नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन ये समझना कि कश्मीर का मसला जो है इस पर डिस्कस ना किया जाए, बैक बर्नर पर कहीं रख दिया जाए, जहनों से भुला दिया जाए, ओझल कर दिया जाए, तो ये एक ऐसी बात है जो बारहा की जा चुकी है लेकिन बेनतीजा साबित हुई है। तो इस कॉन्टेक्स्ट को नज़रअंदाज करके कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया मुनव्वर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब, ये तो खैर अब एक पाक भारत के गुफ्तगू हमने की, कश्मीर के हवाले से की, जरा आगे बढ़ते हैं। ड्रोन अटैक्स, पीएम की लीडरशिप से हम रब्ता करेंगे अगले, लेकिन आप किस तरह से देखते हैं क्या होगा इनका? बर्दाश्त अगर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? बर्दाश्त अगर नहीं करेंगे तो मेरी बात लिख लें, बर्दाश्त अगर नहीं करेंगे तो बर्दाश्त करेंगे। ये तो गवर्नमेंट ऑपोजिशन में रह के एक मौक़िफ़ होता है और गवर्नमेंट में आके दूसरा मौक़िफ़ होता है। अब मियां साहब को अपने अल्फाज पे मतलब है जो वादे करते रहे हैं, अब उनके सामने चैलेंज, अब उनके लोगों के लहजे बदले में वो कहते हैं कि जी अमेरिका को परसुएड करेंगे, एडवोकेसी करेंगे, हर तरह से जाके दलाइल देंगे। अच्छा, एक ये कहा जा रहा है, पेशावर हाई कोर्ट ने भी फैसला दे दिया और कि जी ड्रोन को बंद करें और यूएन लेके जाएं। जब आप यूएन ले, और कल मैं कि आज सुन रहा था एक प्रोग्राम में, एक नून लीग के 9 मुंतखब MNA वो फरमा रहे थे कि ड्रोन के मामले में हमें यूएन जाना चाहिए।
अब यूएन जाने का मतलब यह है कि आपने अपनी सॉवरेंटी को खुद सरेंडर कर दिया। जिस सॉवरेंटी का, जिस इक़्तिदार आला का सारा झगड़ा है वो खुद सरेंडर कर दिया। उस जगह ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं जहां पाकिस्तान का इक़्तिदार आला है ही नहीं। शुमाली वज़ीरिस्तान में ये भी आज बात हो रही थी एक प्रोग्राम में, वहाँ पाकिस्तान फ़ौज नहीं जा सकती, मियाँ नवाज शरीफ साहब नहीं जा सकते, वहाँ इमरान खान साहब जाना चाह रहे थे वो नहीं जा सके, खुद ज़रदारी नहीं जा सके पिछले 5 सालों में, ज़रदारी साहब नहीं जा सके, आर्मी चीफ नहीं जा सकते। वहाँ का अब क्या रवैया रखना पड़ेगा, ये अब मियाँ नवाज शरीफ को मतलब है अपनी कही हुई बातें उनके सामने आएंगी, उन पे प्रेशर पड़ेगा कि ड्रोन गिराओ, ड्रोन गिराओ। अब ड्रोन कह देना कि ड्रोन गिराओ एक बात है, और ड्रोन को गिरा देना एक दूसरी बात है। ख़बर नहीं एयरफोर्स बात माने ना माने, क्या उसके नताइज निकलते हैं। और एक अखबार ने तो 2 सुर्खियां लगाई हुई थी, एक कि ड्रोन के हमले से खुदकुश हमलावरों की तरबियत करने वाला कमांडर हलाक हो गया, और दूसरी सुर्खी थी कि गवर्नमेंट और पीटीआई ने बड़ा स्ट्रांग प्रोटेस्ट किया है। तो इस पे हमारी कंफ्यूजन है, हम कंफ्यूज्ड हैं, कहने को हम बड़ा बोलते हैं। अगर मियाँ साहब को स्ट्रांग पोजीशन लेते हैं तो आप उन्हें सपोर्ट करेंगे बतौर अपोजिशन? देखें, हम तो अपनी पोजीशन बड़ी पहले से हमारी है कि और वो पोजीशन हमारी 5 साल रही है कि हम इसकी मजम्मत करते हैं, इसकी मजम्मत करते हैं, और हम हर मदाखलत की मजम्मत करते हैं। हम चेचन की और ताजिक की और उज़्बेक की मदाखलत की भी। तो इस वक्त तो एक ब्रेक का, सॉरी आई हैव टू टेक दिस ब्रेक, एंड उसके बाद दोबारा आपसे यही मुलाकात होती है। देखते रहिएगा दुनिया न्यूज़। जी वेलकम बैक। चॉइस साहब, ड्रोन्स पे हम बात कर रहे थे। आपकी अपनी ज़िंदगी बड़ी एक इनकलाबी, बड़ा फाइटर आप रहे हैं, डरते वरते उस तरह से आप किसी से नहीं हैं। तो आप ये बताइए कि अगर यानी जो जिन ख्वाहिशात का इज़हार किया जाता है कि हम ड्रोन को गिरा दें या कोई ऐसा एक्शन लें, तो आपसे तो ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि आप कम हिम्मत के हैं या कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं हैं। तो अब ज़रा ये समझा दीजिए कि रिपरकशंस हैं क्या? 2-3 चीज़ें आपको पहले, डरते लोग यहाँ अमेरिका से उस तरह नहीं है, तालिबान से डरते हैं। बात करते वक्त एहतियात बरतनी पड़ती है उनके खौफ से। दूसरी चीज़ ये है, मोटी मोटी बात है, टेक्नोलॉजी जो है वो दलेरी और बहादुरी से ज़्यादा कारगर होती है, और ड्रोन एक नई टेक्नोलॉजी है। एक गिरा भी लेंगे तो दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा। फिर आपके पास ऑप्शंस क्या है? अब मियाँ साहब के पास एक कि वो ड्रोन को गिराएं, उसके नताइज फिर ये हैं कि फिर अमेरिका के हो सकता है उसके पीछे F-18s और टोमाहॉक मिसाइल्स वगैरह वो आ जाएं। उन्होंने अपनी जब एक इंट्रूजन की है, ये उनका एक हरावल दस्ता समझ लिया है, उसके पीछे उनकी कोई ताकत है, उनके जहाज खड़े हुए हैं, बैकअप है। ख्वाजा साद रफीक साहब हमारे साथ टेलीफोन आने मौजूद है। ख्वाजा साहब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये इस तरह के उल्टे सवाल नहीं ख्वाजा साहब, मैं अब सुनने में देखे ना, अब जो बातें सामने हैं वो ये है कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ड्रोन अटैक, तो ख्वाजा साहब फिर क्या किया जाएगा? चलने दें, अभी तो हमने टेक ओवर नहीं किया, आपने पहले पूछना शुरू कर दिया। अच्छा चलें, मैं ये पूछता हूँ कि क्या एहतजाज के तौर पे आप अमेरिकी एम्बेसडर से कहेंगे कि वो पाकिस्तान छोड़ के चला जाए, या अपना एम्बेसडर वहाँ? तो मैं प्राइम मिनिस्टर बनने तो नहीं जा रहा जो आप मुझसे ये पॉलिसी स्टेटमेंट दिलाना चाहते हैं। ख्वाजा साहब ये फरमाइएगा कि आज हमने जाहिर है कि मनाजिर देखे, यानी हल्फ उठाने के, उसमें आपके भी देखे, लेकिन एक आपकी ही पार्टी का गयासुद्दीन एक ही शख्स था जो मोटरसाइकिल पे बैठ के पंजाब असेंबली आया। इस तरह के मनाजिर हम और यानी बाकी इनकी कमी क्यों है? यानी हम तवक्को करें को सादगी अपनाएंगे? आप चाहते हैं कि मियां नवाज शरीफ भी मोटरसाइकिल पे आए? मतलब है सादगी। चॉइस साहब, अगर हम सबको अमीर नहीं कर सकते, साहब मोटरसाइकिल पे बैठने का सादगी से क्या ताल्लुक है, मुझे बताएं।
अगर एक आदमी अफोर्ड करता है मोटरसाइकिल तो उसे मोटरसाइकिल पे आना चाहिए। मेरी वालदा पंजाब असेंबली की मेंबर थी, मोटरसाइकिल पे जाती थी, तब हमारे पास मोटरसाइकिल होती थी। ख्वाजा साहब आप जैसी मिसालें तो हमने बात करने देना, फिर आप बात जी करें। जब हमने हमारे हालात बेहतर हुए, हमने एक इस्तेमाल शुदा सेकंड हैंड गाड़ी खरीद ली, वो उस पे भी जाती थी। मुझे तो टीवी पे बताते तो कोई शर्म नहीं आती है। दुरुस्त है। तो कारोबार करना कोई गुनाह नहीं है। जो काम करेगा, अगर उसके पास वो टैक्स पेयर है और वो वाइट मनी है और वो अपनी हलाल की कमाई से कोई गाड़ी एक ले लेता या दो ले लेता तो गाड़ी पे आना चाहिए, और जो बाइक पे जा सकता है बाइक पे, इस पे शर्म नहीं आनी चाहिए। ख्वाजा साहब, जब हम जिस अवाम से हम कहते हैं, जिनकी हम सियासत करते हैं और जिनसे हम अपना ताल्लुक बताते हैं, उनकी अक्सरियत गरीबों और मिडिल क्लास की है, तो क्या आप ये नहीं चाहते कि ऐवानों में भी उस तबके की नुमाइंदगी हो, सिर्फ अमीर और ताकतवर ही ना? तो मेरा ख्याल है उस तबके भी की काफी नुमाइंदगी है, ऐसी बात नहीं है, उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, ये मैं मानता हूँ। लेकिन ये नहीं है कि वहाँ सारे अरबपति भरे हुए हैं और सारे करोड़पति भरे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी नुमाइंदगी कम है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये जूं सियासी जमातें और पॉलिटिकल कल्चर पाकिस्तान में मजबूत होगा, और अगर मार्शल लॉ से पाकिस्तान की जान छूटी रही तो आप देखेंगे कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग आगे आते जाएंगे। अब जमहूरियत को अगर चलने दिया जाए, जैसे 5 साल चलने दिया गया है, इसका तसलसल कायम रहे, तो फिर आप देखेंगे कि जो साइकिल वाला वो भी जा रहा होगा, मोटरसाइकिल वाला भी जा रहा होगा। चलने दिया जाएगा तो कुछ काम बनेगा ना, तभी फिल्टर लगेंगे ना। रेलवे के मिनिस्टर आप बन रहे हैं, फाइनल फैसला हो गया? पता नहीं है, नहीं ये कैसी आज बातें कर रहे हैं आप? ख्वाजा साहब, आज आप किसी कोई अब वो पॉलिटिकल लग्जरी इनके पास है उस तरह के खुल के, अब आप जो है थोड़ा गुरेज करें। मैं अपनी मिसेज के साथ हूँ, मुझे रास्ते में रोका गया है, तो इसलिए मैं आपके साथ गैर सियासी गुफ्तगू कर रहा हूँ। अच्छा ख्वाजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। भाभी को हमारा सलाम कहिएगा, शाम एंजॉय कीजिए। बहुत शुक्रिया जी। जवाब नहीं दे रहे उस तरह। देखें, 2 बातें वैसे मैं करना चाहूँगा। एक तो ख्वाजा साद रफ़ीक की जो ट्रेडिशन है ना, उनकी रवायत जो फैमिली की है, वो उन्होंने बिल्कुल ठीक बताया कि वालदा मोटरसाइकिल पे जाती थी, वालिद उनके ख्वाजा रफ़ीक साहब शहीद, वो टांगे पे जाते थे, और टांगे पे ही मेरा ख्याल है, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, उनकी शहादत भी। उससे पहले भी चॉइस साहब हमारी जब मशरकी पाकिस्तान था तो उसके लोग बसों पे आते थे, ये तो बाद में। लेकिन दूसरी बात जो आपने देख ही लिया कि ड्रोन के मामले पे कोई वाज़ेह बात, देखिए ड्रोन के बारे में हमें ये सिर्फ बात करने से बात नहीं बनेगी। अगर आपने ड्रोन गिराना है या अमेरिका के सफ़ीर को निकालना है या कोई इस तरह का एहतजाज करना है कि जो मौसर हो, सिर्फ अपनी इमलाक ना जलाई जाए। हमारे यहाँ अमेरिका के ख़िलाफ़ जुलूस निकलता है और अपने ताजरों का नुकसान करते हैं, डेनमार्क के ख़िलाफ़ जुलूस निकलता है और अपनी दुकानें लूटते हैं, अपने बैंक लूटते हैं, अपनी गाड़ियाँ जला देते हैं, अपने मोटरसाइकिल, अपने लोगों के मोटरसाइकिल जला देते हैं, और होता है। तो इसके लिए अशराफिया, देखिए अशराफिया को सबसे बड़ी मजबूरी मैं आपको बताता हूँ, सैंक्शंस लगेंगे, और हमारी अशराफिया जो है, जो हमारा इकोनॉमिक सोशल एलीट है, उसको कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी, उसको पेट से पत्थर बांधना पड़ेगा। इसके लिए तैयार नहीं है ये कौम। ये बातें करने की आसान है, एक बड़क लगा देनी आसान है, जब तक लोगों को ये पता ना लगे कि तेल अगर बंद हो गया, तेल की सप्लाई रसद, अगर सैंक्शंस लग गए, अगर पाबंदियां लग गईं बरामदात और दरामदात पर, और हम अपने ही जो इस वक्त एक हमारा नाकस सा इंफ्रास्ट्रक्चर है और इनएफिशिएंट इंडस्ट्री है और इनएफिशिएंट एग्रीकल्चरल लैंड टेन्योर का हमारा सिस्टम है, वो जागीरदाना सा, वेस्टफुल सा, तो उसमें अगर तेल ही ना मिला पजेरों गाड़ियों को और लैंड क्रूज़र्स को, तो हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। हमें सबको मिलके कहना पड़ेगा कि फॉर द लार्जर सॉवरेंटी, प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेंटी ऑफ दिस कंट्री, हमने ड्रोन गिराया है और अब हम कुर्बानी सब देने को तैयार। कुबड़े को लात एक तरह से, लेकिन जब तक वो तैयार ही नहीं है हम, तो फिर उस वक्त तक कुछ नहीं। एयर कंडीशनर जब तक जनरेटर पे चलेंगे और वो तेल से चलेगा और तेल बाहर से आएगा, सारे का सारा इंपोर्ट करते हैं आप। डॉक्टर साहब, बात आगे बढ़ाते हैं अफगानिस्तान। इससे पहले कि हम अगली कमर्शियल ब्रेक पे जाएं, अमेरिकन विड्रॉल के बाद इंडियन प्रेजेंस अफगानिस्तान में, आपके जो कारजाई हुकूमत में आप लोगों को जानते हैं, वहाँ मुख्तलिफ रहनुमाओं से आपकी मुलाकात हो रही है, किस तरह की प्रेजेंस, इंटरेस्ट, इंडिया के प्राइम इंटरेस्ट क्या है अफगानिस्तान में?
इंडिया का प्राइम इंटरेस्ट एक ही है आजकल कि अफ़गानिस्तान में शांति हो जाए, स्टेबिलिटी हो जाए और ऐसी कोई सूरत बन जाए कि पाकिस्तान के साथ ताउन बढ़े भारत का और भारत को पूरे सेंट्रल एशिया के लिए रास्ते मिल जाएं। न भी मिले तो कोई परवाह की बात नहीं है। अब जरन दिलाराम सड़क बन गई है ईरान के बॉर्डर पे और चाबहार का पोर्ट बन रहा है। भारत का सारा माल अफ़गानिस्तान आ जा सकता है और वाया अफ़गानिस्तान पूरे सेंट्रल एशिया में जा सकता है। इसलिए मेरा ख्याल तो ये है कि अफ़गानिस्तान को स्टेबलाइज़ करने के लिए भारत को चाहिए और पाकिस्तान को भी चाहिए कि हम लोग आपस में राइवलरी ना करें और रकाबत किसी काम की नहीं है। वहाँ तो दोस्ती होना चाहिए, ताउन होना चाहिए। और मेरा ये मानना है, शख्सी मानना है कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट अफ़गानिस्तान में सबसे ऊपर है, प्राइमरी इंटरेस्ट है। इसलिए पाकिस्तान आगे आगे चले, भारत उसके साथ पीछे पीछे चले और दोनों मिलकर उस अफ़गानिस्तान को ऐसा स्टेबलाइज़ करें कि मेरा तो एक बड़ा थीसिस है जो मैं अभी टीवी पर बता नहीं सकता हूँ कि ये अफ़गानिस्तान अकेला जरा सा इलाका है, ये पूरे साउथ एशिया की किस्मत को, मुस्तकबिल को एकदम बदल सकता है। विद इन 5 ईयर्स साउथ एशिया में से गरीबी बिल्कुल साफ़ हो सकती है, पूरा माला माल हो सकता है। अमेरिका और यूरोप के बराबर हम लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बन सकता है। अकेली हाजी गाग की माइंस अगले 200 साल तक चीन, भारत और पूरे साउथ एशिया की लोहे की ज़रूरियात को पूरा कर सकती है। अकेली उसकी कॉपर माइंस इतनी गजब की है, पिछले 40 साल से मैं अपने प्रधानमंत्रियों से कहता रहा हूँ कि इसका इस्तेमाल करें। पाकिस्तान को तो आगे होकर उसका इस्तेमाल करना चाहिए। वक्त हुआ जी कमर्शियल ब्रेक का, उसके बाद यही आपकी बात जो है मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। देखते रहिए दुनिया न्यूज़। जी वेलकम बैक। बात हो रही थी डॉक्टर वैदिक से भारत और अफगानिस्तान के ताल्लुकात पे, और आप फरमा रहे थे कि इससे पूरा रीजन कैसे बेनिफिट ले सकता है। पाकिस्तान को क्या बेनिफिट होगा? पाकिस्तान को क्या बेनिफिट नहीं होगा? जी फरमाइए। पाकिस्तान को पहली बार मालूम पड़ेगा कि उसकी वर्थ क्या है। पाकिस्तान का जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा है जो आज तक कभी रियलाइज़ ही नहीं हुआ। एक बार अगर रास्ते खुल जाएं, पूरे नेपाल और थाईलैंड और बर्मा और बांग्लादेश सारे मुल्क अपना माल पाकिस्तान के ज़रिए, अफ़गानिस्तान के ज़रिए पूरे सेंट्रल एशिया को भेजेंगे। सेंट्रल एशिया का इलाका इतना बड़ा है, इतना जरखेज़ इलाका है, गैस, तेल, मिनरल्स कि पूरे एशिया की ज़रूरतों को 200-300 साल के लिए बड़ी आसानी से मीट कर सकता है। और उसका सारा पैसा, उसका महसूल, उसका टैक्स, उसके फ़ायदे, उसके बाज़ार सब पाकिस्तान को अवेलेबल होंगे और पाकिस्तान के हाथ में सबकी नस होगी। चाहे जिसकी नस दबा दे पाकिस्तान, कोई चू चपड़ नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान पे हमला करेगा तो पहले उसको खुद पे हमला करना पड़ेगा, उसका सारा व्यापार बंद हो जाएगा, सारी तिजारत साफ हो जाएगी। इसलिए पाकिस्तान को अपनी इस लीवरेज को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए और अपने आप को ऐसा बनाना चाहिए कि पूरा इलाका खुल जाए, ईरान से लेके और उधर बर्मा तक, जिसे मैं आरियाना कहता हूँ, अराकान से लेके खुरासान तक और तिब्बत जिसको त्रिविष्टुप कहते हैं संस्कृत में, वहाँ से लेके मालदीव तक, इस सारे इलाके की चाबी पाकिस्तान के हाथ में आ सकती है। लेकिन क्या है कि सारी पाकिस्तान से निगेटिव ताकतें फूटती रही हैं। दहशतगर्दी जो कि वर्ल्ड ओवर फैल गई है, वो कहाँ से फैली है? पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के इलाके से फैली। ये वो इलाका है कि जो सारी दुनिया को मालामाल कर सकता है। यहाँ के लोग अपना पोटेंशियल अगर समझ लें तो पूरी दुनिया का कल्याण हो सकता है। डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगा बिफोर वी कंक्लूड द शो, और वो ये होगा कि खुद भारत में अब हुकूमत जो है, क्या वो मतलब अब आपके भी इलेक्शंस वहाँ आने वाले हैं, तो क्या वहाँ नए इलेक्शन के बाद नई गवर्नमेंट आके कोई फैसला करेगी या ये भी फैसला करने की पोजीशन में है? लेकिन उससे पहले हमारे साथ सेनेटर गफूर हैदरी साहब टेलीफोन लाइन में मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सेनेटर साहब फरमाइएगा कि मौलाना फजलुर रहमान आज उन्होंने हल्फ क्यों नहीं उठाया, उसकी वजह क्या है? दरअसल मौलाना फजलुर रहमान साहब चूंकि 3 हलकों से कामयाब हुए हैं, तो उस पे अब सोच विचार हो रहा है कि वो कौन सा हल्का रखना चाहते हैं और कौन से हलकों से वो दस्तबरदार होना चाहते हैं। अच्छा, आपका अभी तक फैसला हुआ है? आप अपोजिशन में जा रहे हैं या आप ट्रेजरी हुकूमत में बैठेंगे? कौन से बेंचेस पे बैठेंगे आप? मुस्लिम लीग नून से तो हमारी बातचीत चल रही है और एक आध मीटिंग हमारी और होनी है, उसके बाद फिर कोई हतमी नतीजे पर हम पहुंच सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका।
जी जी डॉक्टर साहब, आप फरमा रहे थे कि पाकिस्तान बेनिफिट कैसे कर सकता है, वो आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। लेकिन आगे जो दिल्ली में इस वक्त जो हुकूमत है उसके बारे में फरमाइएगा कि ये आपने मनमोहन सिंह का इस वक्त बड़े नाजुक घाव पे उंगली रख दी है। दिल्ली में हुकूमत अंदरूनी तौर पर कमज़ोर मानी जाती है, आपके यहाँ कई नेताओं ने मुझसे कहा। लेकिन एक बात मैं पक्की कहता हूँ आपको कि अगर हमारे मनमोहन सिंह जी पाकिस्तान के सिलसिले में कोई बड़ा मूव करना चाहें, कोई बड़ी पहल करना चाहें, तो मैं समझता हूँ कि उनके रास्ते में कोई रोड़ा नहीं बनेगा और वो पूरी मजबूती के साथ कर सकते हैं। बाकी इंतखाब में उनकी सरकार आए या चली जाए, चाहे जो हो, इंतखाब कल हो जाए चाहे 1.5 साल बाद हो या साल भर बाद हो, पाकिस्तान का जहाँ तक सवाल है, फॉरेन पॉलिसी का जहाँ तक सवाल है, मैं नहीं समझता हूँ कि भारत में कोई उसका विरोध करे। आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है, जो स्पेशल एनवॉय आके मिलकर गए हैं मियां नवाज शरीफ को, इसके लांबा तो आपको कोई इल्म है उसमें, क्या वो ऑफर लेकर आए थे, क्या बात? नहीं, वो तो एक जनरल गुडविल का था, गुडविल का एक जेस्चर था। और मेरी भी मियां नवाज शरीफ से लंबी बात हुई है और शहबाज शरीफ साहब से भी लंबी बात हुई है और हम लोग फिर मिलेंगे। और मैंने अपनी बातचीत में पाया है कि उनका रवैया बहुत ही क्रिएटिव है और बहुत पॉजिटिव है। और उन्होंने खुद रेफ़र किया, जो अटल जी के साथ उन्होंने बातचीत शुरू की थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ, उस समय भी 2 बार मैं यहाँ स्वयं आया था मिलने। मैं कभी स्पेशल एनवॉय वगैरह ये सब पद मुझे रास नहीं आते हैं ओहदे, लेकिन अपनी शख्सी हैसियत से मैं आता हूँ और मुझे तो बहुत ही रचनात्मक, बहुत क्रिएटिव एटीट्यूड लग रहा है अभी और माहौल बिल्कुल पॉजिटिव है। थोड़ा सा वापस आते हैं चौधरी साहब, मैं आपसे कुछ सवाल करूं। पहले तो सेनेट में अब आपकी जिम्मेदारियां, को फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है? नहीं, फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन रहा, पर मैं ज़रा इस पर बात करना चाहूँगा जो डॉक्टर साहब कह रहे थे। मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान पे भी बड़ी जिम्मेदारी है, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं कि अपना इंटरेस्ट देखना, हिंदुस्तान के लिए भी और पाकिस्तान दोनों के लिए। अगर मुश्तरका तौर पे ये अगर सेंट्रल एशियन मार्केट को देखें और सेंट्रल एशियन रीजन को देखें तो उसमें दोनों का मुफाद है। और अफ़गानिस्तान में बजाय ये कौंसलेट्स बना के और हमें फ़िक्र ये लाहक डाले रखें कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मुदाखलत कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, असला आ रहा है, हिंदुस्तान भी सोचे। हिंदुस्तान एक बड़ी परवाज़ पे उभर रहा है, दी ईगल, एक उकाब की तरह, शाहीन की तरह उड़ना चाह रहा है, पर उसके पैरों में 2 पत्थर बंधे हुए हैं बड़े भारी भारी। एक उनके दाखिली गुर्बत जो है, और 30 करोड़ तकरीबन गुर्बत की लाइन से नीचे हैं वहाँ लोग। कम बताते, ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा होंगे। तो दूसरा, पाकिस्तान से जो उनके तनाज़े हैं, जिनमें कश्मीर है, जिसमें सियाचिन है, जो कि मुफ्त में ही दोनों फरीकैन ने एक तनाज़ा बना लिया, जहाँ भारत पाकिस्तानी फ़ौजी को और पाकिस्तानी फ़ौज भारतीय फ़ौजी को नहीं मारती, दोनों को मौसम और एक जाबिराना मौसम तबाह करता है और मारता है। सिर क्रीक है, इस किस्म के मामलात हैं। तो भारत अगर इन पे कुछ, मिसाल के तौर पे सियाचिन के हमारे यहाँ से ऑफर गई कि विड्रॉ उसको अमन का ग्लेशियर बना दें। भारत करीब तैयार है। अच्छा, और मैं समझता हूँ हल हो सकता है। मैं समझता हूँ कि भारत के अपने, अगर वो ईगल टेक ऑफ करना चाहता है और दुनिया में एक मकाम बनाना चाहता है, तो कोई चौधरी अपने मोहल्ले में अगर उसको दो लड़के या एक लड़का भी उसकी बेइज्जती करने शुरू कर दे तो वो गांव का चौधरी नहीं रह सकता। भारत को ये एहसास नहीं है। भारत को चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके इन तनाज़ात को ख़त्म करे। पानी का एक बहुत बड़ा मसला बन रहा है, अब करे। और फिर हम बिल्कुल, मैं समझता हूँ बड़ी दूर अंदेशी होगी, और ये विंडो 10 साल के लिए है पाकिस्तान और भारत को। 10 साल के बाद सेंट्रल एशिया में चीन पूरी तरह हावी होगा। अमेरिकन इंडस्ट्री की जो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों
और स्पेयर पार्ट्स रूस वगैरह भी- बनने की रूस और भी उनकी लौटेगा। फैक्ट्रियां वहाँ लगी हुई होंगी, और रूस भी की लौटेगा। भी फैक्ट्रियां, रूस की इंडस्ट्री जरा कमजोर है। सर मेरे पास अब सिर्फ 20 सेकंड से जल्दी से बता दीजिए कि फॉरवर्ड ब्लॉक सेनेट में आपके ख्याल में कोई बन रहा है, इफेक्टिव होगा या नहीं सब? नहीं कोई फॉरवर्ड। दूसरी बात, एमक्यूएम आपके साथ कोई आपकी गुफ्तगू जारी है सिंध में कि उनका फैसला हाथ नहीं है, आपको नहीं, कांटेक्ट? एमक्यूएम के साथ एमक्यूएम हमारी ख्वाहिश है, सिंध की जो हमारी पार्टी है उसकी ख्वाहिश यकीनन है, और वो ये कोशिश कर रही है कि एमक्यूएम सिंध में हुकूमत का हिस्सा जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। बहुत बहुत शुक्रिया सर, वक्त हमारा खत्म हुआ। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, चॉइस साहब आपका बहुत शुक्रिया। बड़े फैसले करने के लिए बड़ी क़यादत होनी चाहिए, बड़े लोग होने चाहिए। क्या हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, क्या हमारे जो हम सब अवाम हैं, हमारे मुकद्दर में वो बड़ी क़यादतें आ चुकी हैं? क्या बड़े लम्हात वाकई हमारे मुंतज़र हैं, या बकौल चॉइस साहब जिस तरह वो 10 साल ये गुजर गए तो फिर हम सब के सब लॉस में रहेंगे? वक्त हुआ जी शो का ख़त्म, आपसे फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए दुनिया न्यूज़।